Hello everyone, welcome to Pharmizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on course dispersion. It is the part 4 included in physical pharmaceutics, in which that is today's part we will discuss about the interfacial properties of suspended particles. That is, we will start with the suspension portions and the various introduction portions of suspension or the types of suspension. ये सारी चीज़ें आपके कॉमनली जो है फार्मास्यूटिक्स में भी रहता है. सो इट इज़ ऑलरेडी पोस्टेड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. सो एनीवेज स्टार्टिंग विद द वेरियस इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज. तो जनरली आपके जो सस्पेंशंस होते हैं उसका स्टेबिलिटी होना दो प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है. वन इज़ सरफेस प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. सो सरफेस प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो मेन टर्म आता है दैट इज़ सरफेस फ्री एनर्जी. सो लेट्स टॉक अबाउट सरफेस फ्री एनर्जी, हाउ इट affects the stability of your suspension. So an acceptable suspension should not exhibit settling of particles. एक अच्छा सस्पेंशन का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जल्दी सेटल ना हो, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो नीचे जल्दी सेटल ना हो. सो पार्टिकल्स जो है जनरली पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो 5 माइक्रोमीटर्स तक रिड्यूस किया जाता है सो दैट वहाँ पर द एग्जिबिट ब्राउनियन मूवमेंट. वहाँ ब्राउनियन मूवमेंट हो. ब्राउनियन मूवमेंट मतलब पार्टिकल्स जो है काफ़ी छोटे जब होते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहकर वो रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्वेंट, जिससे क्या होता है कि वो आपके सेटल नहीं होंगे. सो ब्राउनियन मूवमेंट मीन्स उनका रैंडमली मूव करना पार्टिकल्स का फ्रॉम कोलाइडिंग फ्रॉम वन वाल टू द अदर वाल, फ्रॉम कोलाइडिंग विथ ईच अदर पार्टिकल्स. एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स के बीच में टकराना, वाल के साथ टकराना, इस तरह से वो रैंडमली मूव करते, दैट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट. सो उसको लाने के लिए, ब्राउनियन मूवमेंट लाने के लिए जनरली पार्टिकल्स के साइज़ को 5 माइक्रोमीटर तक रिड्यूस किया जा सकता है. सो पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली हमें एनर्जी चाहिए. एजिटेशन कर रहे हैं या उसे ब्रेक कर रहे हैं, वेरियस जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोसीड्यूर पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पर हमारा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क हम कर रहे हैं, दैट इज़ एनर्जी जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं. सो दैट इज़ द वर्क डन टू रिड्यूस द लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. उससे क्या होगा, इट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. आपको पता है पार्टिकल साइजेस जितने घटेंगे उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा. आप एक 5 mg का एक स्टोन ले लो, वही 5 mg के स्टोन को अगर आप ब्रेक कर देते हो इनटू स्मॉल ग्रैन्यूल्स, तो वो 5 mg का एक स्टोन जितना सरफेस को कवर कर रहा था उसको ब्रेक कर देने पर वही 5 mg का जब आपके पार्टिकल्स बन जाएंगे तो वो ज़्यादा स्पेस को कवर करेगा, दैट इज़ ज़्यादा स्पेस या सरफेस एरिया उसका हो जाएगा. सो पार्टिकल रिड्यूस करने से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एंड द सरफेस फ्री एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. सरफेस फ्री एनर्जी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. जितना सरफेस फ्री एनर्जी आप जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही सरफेस फ्री एनर्जी ज़्यादा होगा. 10 पार्टिकल साइज रिड्यूस करने से सरफेस फ्री एनर्जी डेवलप होता है. सो दिस प्रोसेस कैन बी रिटन एज W इज इक्वल्स टू डेल्टा G इज इक्वल्स टू लैम्डा SL इंटू डेल्टा A, वेर आपका W हो गया वर्क डन एंड डेल्टा G होता है इंक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी. जितना आपने वर्क किया, जिससे कि आपका जो साइज रिडक्शन में आपने जितना वर्क किया उससे आपका जो है सरफेस फ्री एनर्जी राइज किया. जितना सरफेस बढ़ा उतना ही सरफेस फ्री एनर्जी भी बढ़ा. एंड डेल्टा SL आपका इंटरफेशियल टेंशन होता है बिटवीन द 2 लेयर्स, क्योंकि ये सस्पेंशन है, यहाँ पे 2 लेयर्स है, एक आपके सॉलिड्स का लेयर है, आपके एक सॉल्वेंट का लेयर है. तो इन दोनों के बीच का जो लेयर है दैट इज़ लैम्डा SL, उस पर भी डिपेंड करता है, इंटरफेशियल टेंशन पर भी डिपेंड करता है. आपका कितना सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगा वो डिपेंड करता है आपका इंटरफेशियल टेंशन पे, दैट इज़ इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा होगा तो उस पर भी आपका जो है डेल्टा G राइज होता है, एज वेल एज डेल्टा A होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया. आप साइज रिड्यूस करते हो तो उससे आपके एरिया जो है सरफेस एरिया राइज होते हैं. जैसे कि मैंने बताया साइज रिडक्शन की वजह से सरफेस एरिया राइज करता है. सो
नाउ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, या फिर डेल्टा जी के बारे में हम बात करते हैं। जब हम साइज को रिड्यूस करते हैं तो आपका सरफेस फ्री एनर्जी राइजेज एनॉर्मसली, मीन्स काफ़ी ज़्यादा डेल्टा जी इंक्रीजेज। सो विच मेक्स द सस्पेंशन थर्मोडायनेमिकली इनस्टेबल। आपको पता है किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी डेवलप होगा तो एनर्जी उस सिस्टम को क्या कर सकता है, आपका अनस्टेबल बना सकता है। और कोई भी सिस्टम हमेशा टेंडेंसी चाहता है कि वो खुद को स्टेबल कर सके, दैट इज एक्सेस एनर्जी को रिलीज कर सके। सो नाउ द सिस्टम ट्राइज टू बिकम स्टेबल बाय रिड्यूसिंग द सरफेस फ्री एनर्जी, डेल्टा जी को रिड्यूस करना चाहता है एंड रिटर्न बैक टू इट्स स्टेबिलिटी, अपना स्टेबिलिटी वो रिटर्न चाहता है। सो दिस कैन बी डन बाय टू मेथड्स। आपका दो तरीके से जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ होता है डेल्टा जी का रिड्यूस होना। एक होता है अगर आप डेल्टा ए को रिड्यूस करो, इफ़ यू रिड्यूस डेल्टा ए, दैट इज़ डेल्टा ए कैसे रिड्यूस होगा, पार्टिकल्स का रीग्रुपिंग होना, पार्टिकल्स वापस से नज़दीक आएंगे तो धीरे धीरे पार्टिकल्स का एरिया भी घटता जाएगा, रीग्रुपिंग होगा। तो रीग्रुपिंग दो तरीके से हो सकता है, बाई फ्लॉकुलेशन और एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब जब वो टाइटली पैक हो जाते हैं, टाइटली बाउंड कर जाते हैं एक दूसरे से, दैट इज़ हार्ड केक फॉर्मेशन, जो कि अनडिज़ायरेबल है, आप नहीं चाहते हो। बट यू कैन गो फॉर फ्लॉकुलेट फॉर्मेशन। फ्लॉकुलेट फॉर्मेशन में भी एग्रीगेशन होता है, बट दिस एग्रीगेशन इज लूज एग्रीगेशन, मतलब वहाँ पे जो एग्रीगेट या जो बाइंडिंग होता है वो लूज बाइंडिंग होता है। तो जस्ट लूज बाइंडिंग से क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब एक के पीछे दो पार्टिकल है, दो के पीछे एक पार्टिकल है, एक के पीछे तीन पार्टिकल है, ऐसे रैंडमली आपके जुड़ते जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होकर एक आपका केक फॉर्म कर ले। सो फ्लॉकुलेट या एग्रीगेशन फॉर्म हो सकता है, जिससे कि आपका डेल्टा ए घट सकता है एंड डेल्टा ए को आप जीरो तक भी रिड्यूस कर सकते हो। दैट इज जो सरफेस एरिया आप राइज किए थे, मतलब जो सरफेस एरिया आप इंक्रीज किए थे उसको वापस से आप कम कर सकते हो, बट उसके लिए एग्रीगेशन होगा। मतलब आपका जब वो डायरेक्टली केक फॉर्म कर ले, टाइट एग्रीगेशन फॉर्म करे, सारा का सारा इकट्ठे बिल्कुल हो जाए, तो उससे क्या होगा, जितना साइज था उसका पहले वही साइज उसका वापस आ सकता है, दैट इज़ वही सरफेस एरिया वापस आ सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, आपका जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया था वो वापस से ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन इंक्रीज इन सरफेस एरिया पूरी तरह से ज़ीरो हो जाए, मतलब कोई इंक्रीमेंट ना रहे, जैसा का तैसा सरफेस एरिया हो जाए, देन आपका डेल्टा जी भी उसी के रेस्पॉन्स में ज़ीरो हो जाएगा। बट आप ज़ीरो नहीं कर सकते बिकॉज यू कांट फॉर्म एग्रीगेट। अगर आपका एग्रीगेशन फॉर्म हो रहा है देन इट इज़ अनडिज़ायरेबल। अगर फ्लॉकुलेट फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे आपका डेल्टा ए जो है वो ज़ीरो तो नहीं होता है, बिकॉज आप नज़दीक लेकर आते हो पार्टिकल्स को नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बट दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कैन नॉट गिव द सेम सरफेस एरिया जो कि ओरिजिनल सरफेस एरिया था। उसमें थोड़ा एक्सपेंशन तो रहेगा, थोड़ा ज़्यादा तो रहेगा, तो थोड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, जिससे एटलीस्ट आपका सफिशिएंटली स्टेबलाइज हो सकता है इमल्शन, नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि डेल्टा जी बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा बिकॉज डेल्टा ए आपका ज़ीरो नहीं हो रहा है। दैट इज़ इंक्रीज इन सरफेस एरिया थोड़ा बहुत रह रहा है, जिससे इंक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी भी थोड़ा बहुत रहेगा। सो टू फॉर्म जस्ट फ्लॉकुलेट्स you can get you can ऐड इलेक्ट्रोलाइट और पॉलीमर्स। इलेक्ट्रोलाइट्स या पॉलीमर्स आप ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो फ्लॉकुलेट्स फॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट या पॉलीमर्स ऐड करने से पॉलीमर्स क्या करेंगे, सो आपका कोटिंग वगैरह कर देंगे, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अपना आयंस के द्वारा जो है उन फ्लॉकुलेट्स को जो है, मतलब उन पार्टिकल्स को बिल्कुल स्टिक नहीं होने देंगे, थोड़ा बहुत रिपल्सन्स वगैरह रखेंगे। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पर जो है बेहतर तरीके से बात करेंगे हम नेक्स्ट चार्जेस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब बात करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब सस्पेंशन में बात करेंगे। सो पॉलीमर्स वगैरह जो है वो कोटिंग कर देगा, जिससे क्या होगा, वो एग्रीगेट ना फॉर्म करे। फ्लॉकुलेट्स फॉर्म कर सकते हैं, अगर आप एनर्जी को थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हो तो फ्लॉकुलेट्स फॉर्म करेंगे, एक दूसरे के साथ नज़दीक आ सकते हैं, जिससे एटलीस्ट आपके पार्टिकल्स जो है वो सफिशिएंटली स्टेबल एटलीस्ट रहे आपका सस्पेंशन। एंड फ्लॉकुलेट्स में क्या होता है, वो इजीली रीडिस्पर्स भी हो जाता है। अगर वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाते भी अगेन आप उसको एजिटेट करो या थोड़ा सेक कर दो तो वो वापस से अपना रीडिस्पर्स हो जाएंगे, एंड यू कैन यूज़ दैट, यू कैन गेट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट। नेक्स्ट आपका टॉकिंग अबाउट कैसे आप डेल्टा जी को रिड्यूस कर सकते हो, बाय रिड्यूसिंग लैम्डा एस एल, दैट इज इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करके।
इंटरफेशियल टेंशन जो है वो रिड्यूस करने से आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है, बिकॉज आपको पता है इंटरफेशियल टेंशन जितना ज़्यादा रहेगा पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, दैट इज़ वाटर एंड जो आपका सॉलिड पार्टिकल है या फिर सॉल्वेंट एंड सॉलिड जो है वो अलग रहेगा, लिक्विड एंड सॉलिड। जितना इंटरफेशियल टेंशन दोनों के बीच में कम होगा, रिड्यूस होगा, उतना ही वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। बट द इंटरफेशियल टेंशन कैन नॉट बिकम ज़ीरो, कभी भी इंटरफेशियल टेंशन आप ज़ीरो तक रिड्यूस नहीं कर सकते हो इंटरफेशियल टेंशन, बिकॉज वो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस नहीं है। जो आपके सॉलिड्स है दे आर इनसॉल्यूबल है, तो उसका अपना एक इंटरफेशियल टेंशन रहेगा। आप चाहे कितना भी सर्फेक्टेंट, चाहे कोई भी आप सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर दो, बट देयर विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू, थोड़ा पॉजिटिव वैल्यू तो रहेगा ही। दैट इज़ वाई आपका जो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस का बात हो रहा है, यू कैन रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन, आप कम कर सकते हो, जिससे कि डेल्टा जी भी आपका कम हो जाएगा। इन रेस्पॉन्स टू इंटरफेशियल टेंशन आपका सरफेस फ्री एनर्जी भी कम हो सकता है, बट इट कैन नॉट, डेल्टा जी आपका ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज इंटरफेशियल टेंशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, थोड़ा मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू तो रहता ही है। सो हेंस डेल्टा जी कैन नॉट बी मेड ज़ीरो, बट बाई यूजिंग वेटिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट, वेरियस सर्फेक्टेंट या वेटिंग एजेंट से क्या होता है, आपके लिक्विड्स के ऊपर एटलीस्ट, सॉरी आपके सॉलिड सरफेस के ऊपर एटलीस्ट लिक्विड का लेयर्स बन पाएगा, लिक्विड्स का लेयर बन पाएगा, तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड के टच में आएंगे। इस तरह से बिल्कुल भी टच में नहीं आते हैं, अगर वो कंप्लीटली इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा हो तो वो बिल्कुल टच में ही नहीं आना चाहते वाटर के, वो बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। बट अगर आप इंटरफेशियल टेंशन को धीरे धीरे कम करो तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो लिक्विड के बल्क के अंदर आ पाते हैं। तो इसको लाने के लिए आप वेटिंग एजेंट ऐड कर सकते हो। वेटिंग एजेंट से क्या होगा, हर पार्टिकल का सरफेस जो है वो लिक्विड के सरफेस से टच होगा, लिक्विड के सरफेस को कवर करेगा, जिससे क्या होगा, भीगना जिसे कहते हैं। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि आपका सर्फेक्टेंट या वेटिंग एजेंट ऐड करके आप जो है पार्टिकल्स में इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर सकते हो काफ़ी हद तक, एंड रिड्यूस करने से डेल्टा जी भी आपका रिड्यूस होगा फॉर अ सर्टेन एक्सटेंट, जिससे कि आपका सस्पेंशन जो है फॉर सम एक्सटेंट आपका स्टेबिलिटी आ जाएगा। सो ये दो फैक्टर्स आपके डेल्टा जी रिलेटेड थे जो आपका स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जनरली हर सस्पेंशन में नहीं होता है, वो सस्पेंशन जहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट है वो अगर आयनिक रहा या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट रहा जहाँ पर कि आयंस रिलीज होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर में वो H+ एंड OH- में अगर आपका डेवलप होता है, जहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में चार्जेस डेवलप हो, वहीं पर आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली देखने को मिलता है, दैट इज आयनिक अगर आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट्स रहे तो। So the force acting on the surface of suspended particles can also affect the degree of flocculation in the suspension. तो जो वेरियस सरफेस, क्योंकि आपको मैंने जहाँ तक ही बताया एटलीस्ट फ्लॉकुलेट्स बनाकर आप सस्पेंशन को स्टेबलाइज कर सकते हो। सो वेरियस फोर्स जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स पर एक्ट करते हैं उनका भी आपका स्टेबिलिटी पर रोल रहता है। क्या क्या फोर्सेस रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर आपका एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स, एंड ऑल्सो देयर इज रिपल्सन फोर्स जो डेवलप होता है बाय इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से भी आपका जो है रिपल्सन फोर्स जो है वो डेवलप होता है। सो एनीवेज आपका जो ये सेकेंड फोर्स के बारे में मैंने बताया दैट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये तब डेवलप होगा अगर चार्जेस, फॉर एग्जांपल जो आपका पार्टिकल है वो चार्ज हो जाता है बाय एड्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पेसिस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, या फिर एड्जॉर्प्शन ऑफ OH-, वाटर से अगर OH- को वो एड्जॉर्ब करता है आपका सॉल्वेंट, आपका सॉल्यूट या आपका जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो अगर वाटर में से OH- को एड्जॉर्ब करे, या फिर आपका जो भी सॉल्यूशन मौजूद है, जो सॉल्वेंट लेयर है, जो लिक्विड लेयर है, वो लिक्विड अगर कोई सॉल्यूशन लिक्विड है जहाँ से कि आयंस निकल रहा हो, तो उन आयंस से भी आपका जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो चार्ज हो सकता है, जिससे कि पार्टिकल्स के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जनरेट होगा, दैट इज सराउंडिंग ईच पार्टिकल्स। एंड इससे क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल बैरियर रिजल्टिंग फ्रॉम द रिपल्सिव फोर्स प्रिवेंट्स टू पार्टिकल्स अप्रोच वन अनदर एंड एडर टुगेदर।
ये जो रिपल्सन फोर्स कोट करता है एक एक पार्टिकल को, जिससे क्या होता है पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाएगा। अगर वहाँ पर रिपल्सन फोर्स रहेगा, एक पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हो गया। मैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में आपको रिप्रेजेंट भी करूँगी वेरियस इमेजेस से। तो बेसिकली आप ये अभी जानो दैट पार्टिकल्स के चारों तरफ जब आपका रिपल्सन के लिए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप अगर हो जाए तो पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिक नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्सन होगा। एंड अगर रिपल्सन होगा तो ऑब्वियसली आपका जो है इमल्शन में पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिक नहीं करेंगे एंड दैट विल रिजल्ट फॉर अ स्टेबल इमल्सन, सॉरी दैट विल result in a stable suspension. But if the particles collide with sufficient energy to overcome that barrier, that traction force will pull them into contact where they adhere strongly and irreversibly together. वही अगर पार्टिकल्स में मान लो आपके पार्टिकल्स में इतना एनर्जी के साथ कोलिजन अगर हो गया, जनरली तो रिपल्सन हो ही रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, रिपल्सन तो हो ही रहा है। बट अगर बाई चांस आपका पार्टिकल एक दूसरे के साथ इतना कोलॉइड, इतना हाई एनर्जी के साथ कोलॉइड करा, मतलब टकराया, बाई चांस आपके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराता है, दैट इज़ टकराया तभी टकरा सकता है अगर वो एनर्जी बैरियर से भी ज़्यादा एनर्जी उनमें है। दैट इज़ रिपल्सन के वजह से जो एनर्जी बैरियर बन रहा है, दोनों के बीच में बैरियर बन रहा है, पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे से स्टिक होने का जो बैरियर बन रहा है, उस बैरियर को क्रॉस करके भी अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी है, दैट इज़ वैंडर वाल फोर्स। इट मीन्स वहाँ पे वैंडर वाल फोर्स आपका ज़्यादा पावरफुल हो गया। वैंडर वाल फोर्स जो है तब वहाँ काम करेगा एंड एक दूसरे को स्टिक करा देगा अगर हाई पावर के साथ कोलिजन हो गया। देयरफॉर इफ द पार्टिकल हैव अ सफिशिएंट हाई रिपल्सन, द डिस्पर्सन विल रेजिस्ट फ्लक्चुएशन एंड द कोलॉइड सिस्टम विल बी स्टेबल। इसलिए आपका रिपल्सन फोर्स कितना है वो डिपेंड करता है। अगर आपका रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हाई रहा, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो रहा उसका पोटेंशियल ज़्यादा रहा, तो आपका ये कोलिजन रुक जाएगा, जिससे वो फ्लॉकुलेट्स या एग्रीगेट्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो फ्लॉकुलेट्स फॉर्म करता है, मतलब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स अगर रिपल्सन फोर्स को थोड़ा ओवरकम करता है जिससे उसमें फ्लॉकुलेट्स फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो वो चलेगा, फिर भी वो स्टेबल रहेगा। बट अगर एग्रीगेट फॉर्म करने जितना स्ट्रॉन्ग कोलिजन हो गया, मतलब आपका रिपल्सिव फोर्स जो है वो हल्का पड़ गया एंड जो अट्रैक्टिव फोर्स था ड्यू टू वैंडर वाल फोर्सेस, जो वीक वैंडर वाल फोर्स रहता है, वो अगर ज़्यादा भारी पड़ गया, देन आपका जो एग्रीगेट फॉर्म होगा एंड एग्रीगेट फॉर्मेशन इज नॉट डिजायरेबल। उससे क्या हो सकता है, आपका हार्ड केक फॉर्म हो सकता है। एक्सक्यूज मी। नाउ however, if a repulsion mechanism does not exist, then flocculation or coagulation will eventually take place. वही अगर आपका रिपल्सन फोर्स वीक रहा तो फ्लॉकुलेशन या फिर कोएगुलेशन, कोएगुलेशन का मतलब होता है एग्रीगेट फॉर्म करना, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन जो है वो फॉर्म हो सकता है। देयरफॉर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल सिस्टम द रिपल्सिव फोर्स मस्ट बी डोमिनेंट। इस वजह से आपका स्टेबिलिटी जो है कोलॉइडल सिस्टम, या यहाँ पर आप कोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, दैट इज सस्पेंशन, तो आपके सस्पेंशन में स्टेबिलिटी मेंटेन होने के लिए रिपल्सिव फोर्स को ही डोमिनेंट होना होगा। मतलब कि आपका अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स का बैलेंस ही तय करता है कि आपका जो इमल्सन, आपका जो सस्पेंशन सिस्टम होगा वो सस्पेंशन सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग होगा। दैट इज़ अगर सस्पेंशन सिस्टम आपको स्टेबल रखना है तो रिपल्सिव फोर्स को ही आपका डोमिनेंट फोर्स होना चाहिए, ना कि आपका अट्रैक्टिव फोर्स का। एंड अट्रैक्टिव फोर्स आपका डोमिनेंट अगर हो गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा, अगर थोड़ा बहुत डोमिनेशन आया देन उससे आपका क्या होगा, जस्ट इट विल लीड टू फ्लॉकुलेशन। बट अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका डोमिनेशन हो गया देन इट विल लीड टू एग्रीगेशन। एंड स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन आपको नहीं होने देना है अट्रैक्टिव फोर्स को, आपको रिपल्सिव फोर्स को स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट जो है वो बनाना है। सो एक टर्म आता है दैट इज़ जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में देखने को मिलता है जनरली। जीटा पोटेंशियल क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी जहाँ पर आपका ईच एंड एवरी पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन कंटेंस दिस प्रॉपर्टी, दैट इज जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्सन मीडियम एंड द स्टेशनरी लेयर ऑफ फ्लूइड अटैच टू द पार्टिकल। जो आपका बल्क
लिक्विड है, बल्क डिस्पर्सन मीडियम मतलब क्या, कंटिन्यूअस फेज जिसको कहते हैं, जो बल्क सॉल्वेंट है, बल्क सॉल्वेंट में जो लिक्विड मौजूद है एंड आपका जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के ऊपर जो एक स्टेशनरी टेम्पररी आपका जो है एक लेयर अगर बनता है आपका पार्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि पार्टिकल्स को आप सॉल्वेंट में डालो तो सॉल्वेंट जो है वो टच में आता ही है, सॉल्वेंट के टच में आपका पार्टिकल आता ही है, सॉल्वेंट में आपके पार्टिकल्स है, तो वो पार्टिकल्स के ऊपर जो एक सिंगल लेयर मान लीजिए आपका बन रहा है, वो सिंगल लेयर फ्लूइड का एंड जो बल्क फ्लूइड है दैट इज़ कंटिन्यूअस फेज में जो आपके फ्लूइड्स मौजूद है एंड पार्टिकल के ऊपर जो एक सिंगल लेयर बनता है, इन दोनों के बीच का गैप इज जीटा पोटेंशियल। ओके, दैट इज आपका जीटा पोटेंशियल क्या हो गया, अगेन आई एम रिपीटिंग, जीटा पोटेंशियल होता है आपका जब पार्टिकल को आप सॉल्वेंट में डाले हो, तो पार्टिकल को सॉल्वेंट में डालने पर आपके पार्टिकल के ऊपर एक लेयर तो आएगा ही लिक्विड का, लिक्विड के टच में आ रहा है, दैट इज एक स्टेशनरी लेयर होता है, वो स्टेशनरी लेयर एंड जो बल्क लिक्विड है उन दोनों के बीच में, मतलब पूरी तरह से आपका ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड के साथ पार्टिकल्स जो है सस्पेंड हो ही जाए, क्योंकि सस्पेंशन के लिए मैंने बताया वो सस्पेंड होगा या फिर एग्रीगेट फॉर्म करेगा, वो आपका डिपेंड करता है कि रिपल्सिव फोर्स जो कि डबल लेयर से आ रहा है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, उस पर एंड आपका जो वैन डर वाल का अट्रैक्शन फोर्स है उस पर डिपेंड करता है। सो इन जनरल जस्ट आप पार्टिकल को जब डालते हो, पार्टिकल के ऊपर लेयर बना एंड जो आपका बल्क लिक्विड है जहाँ पर पानी या जो भी आपका सॉल्वेंट है उनके बीच का गैप इज जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल का भी एक रोल है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के लिए, कैसे, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द जीटा पोटेंशियल इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन एडजेसेंट और सिमिलर चार्ज्ड पार्टिकल्स। आपके जो सिमिलर चार्ज्ड पार्टिकल्स है इन द डिस्पर्सन, आपके डिस्पर्सन में जो सिमिलर चार्ज्ड पार्टिकल्स है उनके बीच में कितना रिपल्सन होगा वो जीटा पोटेंशियल जो है डिपेंड करता है, दैट इज़ आपका स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। सो जो सिंगल डबल लेयर, एक्चुअली आपका जो डबल लेयर्स बनता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स, वहाँ पे जो आपके लिक्विड का एक लेयर चल रहा है, वो लिक्विड का लेयर जो है वो जीटा पोटेंशियल को आपका आइडेंटिफाई कराता है। जीटा पोटेंशियल मैंने बताया जो एक सिंगल लिक्विड का लेयर गया, जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, पार्टिकल के ऊपर अगर मान लीजिए आपका लिक्विड है, वाटर है, जहाँ पर H प्लस एंड OH माइनस है, वो OH माइनस आपके फ्लूइड से ही जाकर वहाँ जा रहा है सरफेस के ऊपर, पार्टिकल के सरफेस के ऊपर, जिससे क्या हो रहा है, वो जो OH माइनस आपके सरफेस पे गया उसी की वजह से आपका पार्टिकल का सरफेस में भी चार्ज डेवलप हुआ। तो ये जो सिंगल लेयर गया जाकर आपके पार्टिकल में इलेक्ट्रिक डबल लेयर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ एक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका अपना एक पोटेंशियल है और एक बल्क सॉल्वेंट का अपना एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज़ बल्क सॉल्वेंट का इलेक्ट्रिसिटी पावर या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड आपके पार्टिकल के सरफेस का आपका पोटेंशियल, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ जीटा पोटेंशियल। सो एनीवेज दैट इज़ वाई ये जीटा पोटेंशियल जो है वो रिपल्सन का भी काम करता है। रिपल्सन कितना होगा, दैट इज़ कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल डबल बॉन्ड होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय जीटा पोटेंशियल। फॉर मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स दैट आर स्मॉल इनफ, जो पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स काफ़ी छोटे होते हैं उनमें जनरली हाई जीटा पोटेंशियल डेवलप होता है। सो हाई जीटा पोटेंशियल डेवलप होने से क्या होता है, इट विल कन्फर्म स्टेबिलिटी बिकॉज द सोल्यूशन और द डिस्पर्सन विल रेजिस्ट एग्रीगेशन, वहाँ पे एग्रीगेशन होने नहीं देगा। जीटा पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, दैट इज़ रिपल्सन फोर्सेस ज़्यादा रहेंगे एंड वहाँ पे आपका रेजिस्ट करेगा उनका एग्रीगेशन होना, दैट इज स्टिक करना एक दूसरे के साथ। व्हेन द पोटेंशियल इज स्मॉल, वही अगर आपका जीटा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो काफ़ी कम रहता है, इन दैट केस अट्रैक्शन फोर्स आपका ज़्यादा भारी पड़ता है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स विल ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स एंड द डिस्पर्सन में ब्रेक एंड फ्लॉकुलेट। तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्सन दैट इज़ जो स्प्रेड होकर है वो स्प्रेडिंग पावर कम हो जाएगा एंड वो फ्लॉकुलेट फॉर्म करेंगे। वही आपका अगर मोर आपका अगर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग पड़े देन दे कैन ऑल्सो फॉर्म एग्रीगेट एंड एग्रीगेशन इज नॉट डिजायरेबल।
So suspension with high zeta potential, that is either negative or positive zeta potential, are electrically stabilized, where suspension with low zeta potential tends to coagulate or flocculate. तो आपका लो zeta potential होना नहीं चलेगा, that is repulsive force आपका हल्का होना नहीं चलेगा. मैंने repulsive force के टर्म्स में भी आपको बताया. zeta potential, that is जो potential difference है between stationary phase of fluid and the bulk fluid, वो आपका दोनों के फ्लूइड्स के पोटेंशियल के बीच का, दैट इज चार्जेस के बीच का जो डिफरेंस रहता है जीटा पोटेंशियल, उस टर्म में भी मैंने बताया, दैट इज हाई रिपल्सिव फोर्स या हाई जीटा पोटेंशियल होना चाहिए. तो हियर आर वेरियस इमेजेस जिससे आपको पता चलेगा जीटा पोटेंशियल क्या है. आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, सेंटर में आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. मान लीजिए आपका पार्टिकल नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है. मान लीजिए कि आपका जो पार्टिकल का नेचर था, सॉल्यूट का जो नेचर था एंड आपका सॉल्वेंट का जो नेचर था, उनमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेवलप होने से ऐसा इलेक्ट्रिकल चार्जेस में चेंजेस आया दैट आपका पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज था, जिसके वजह से आपके सॉल्यूट से, मान लीजिए अगर आपका पार्टिकल जो है वो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव आयंस था, तो सॉल्यूट में से पॉजिटिव चार्जेस आकर के, सॉल्वेंट आपका जो लिक्विड है, सॉल्वेंट है या फ्लूइड है, वहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको घेरेगा. पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज जो है उसको घेरेगा. जैसे कि मान लो H+ एंड OH- है, तो H+ आपका लिक्विड का आ जाएगा, जिससे स्टेशनरी लेयर बनेगा आपका. तो आपका एक स्टेशनरी लेयर या फिक्स्ड लेयर बनता है, जो आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्जेस चारों तरफ घेरा हुआ है. अब इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को ओवरकम करने के लिए ये एक सिंगल लेयर हुआ, पहला स्टेशनरी लेयर. उसके अलावा आप देख सकते हो एक सेकेंड लेयर और आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज लेयर. डिफ्यूज लेयर जहाँ पे आपके जो आयंस है वो लूजली अटैच्ड है, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बहुत सारा दिख सकता है. H+ OH, मान लीजिए आपका वाटर है तो वहाँ से H+ OH- जो है वो डिफ्यूज लेयर में इजीली मूव कर रहा है. एंड जीटा पोटेंशियल क्या होता है, जीटा पोटेंशियल आपका दोनों लेयर्स के बीच का गैप, जो आपका फर्स्ट लेयर बना है लिक्विड का, दैट इज स्टेशनरी जो लेयर बना है, फिक्स्ड लेयर जो बना है, आप कह सकते हो यहाँ पर एक स्टेशनरी फिक्स्ड लेयर जो बना है, वहाँ से लेकर के फिक्स्ड लेयर से लेकर के आपका जहाँ पर जो डिफ्यूज लेयर ख़त्म हो रहा है पूरा, वहाँ से वहाँ तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट विल बी द जीटा पोटेंशियल. ओके, ये आपके डबल लेयर्स है, इलेक्ट्रिक डबल लेयर बिटवीन द अराउंड द पार्टिकल, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जिसको आपका स्लीपिंग प्लेन कहते हैं. स्लीपिंग प्लेन जो आपका आउटर है, डिफ्यूज लेयर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाहर को स्लीपिंग प्लेन कहते हैं. सो एनीवेज यहाँ पर एक और इमेज के द्वारा आप देख सकते हो, जैसे कि पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर है, जो कि आप एक रेक्टेंगुलर पार्टिकल देख सकते हो, उसके चारों तरफ आपका जो है नेगेटिव आयंस इसलिए सबसे पहले वहाँ पे जाकर अटैच हुआ है आपके लिक्विड का. देन उसके बाद डिफ्यूज लेयर में आपके जो है लूज पार्टिकल्स है. तो यहाँ पर आपका फिक्स्ड लेयर से लेकर के पूरा डिफ्यूज लेयर तक, जहाँ पर पार्टिकल्स जो है आपका काफ़ी ज़्यादा रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बना रहा है, दैट इज जीटा पोटेंशियल. उसके बाद आपका इलेक्ट्रो न्यूट्रल बल्क है, उसके बाद आपका जो बल्क लिक्विड है वो चारों तरफ आपका है पार्टिकल्स के इर्द गिर्द. सो एनीवेज जीटा पोटेंशियल आप समझ चुके हो, एंड जीटा पोटेंशियल आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही पार्टिकल जो ज़्यादा रिपल्सन करेगा. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, बट बिफोर दैट today's IQ fact. So do you all know doing happy baby pose helps to relieve back pain by stretching spine and also helps to get relaxed from stress and fatigue. जी हाँ, अगर आपके बॉडी में पेन है, आपका बॉडी स्ट्रेस्ड है, तो रिलैक्स करने के लिए एक सिंपल आप योगासन कर सकते हो, जिसको कहते हैं आनंद बाल आसन. सो विच इज़ नोन एज हैप्पी बेबी पोज, जो आप देख भी सकते हो. आपके लेग्स को ऊपर करके आप अपने टोज़ को अपने हैंड से होल्ड करोगे, दैट इज़ हैप्पी बेबी पोज, जिससे आपके स्पाइन कॉर्ड को रिलैक्स मिलता है, जिससे आपका पूरा बॉडी स्ट्रेस एंड टायर्डनेस से फ्री हो पाता है. So anyways, then आपका summary. So the summary which we get is there are two fundamental mechanisms that helps in dispersion stability. आपका जो dispersion या suspension हो रहा है या suspended particles है उनका disperse होना, तैरना, suspend करना, stability, उनका स्टेबिलिटी आता है दो प्रॉपर्टीज से, दैट इज़ एक होता है आपका स्टेरिक रिपल्सन एंड एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक
रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है, जहाँ पर आप पॉलीमर्स ऐड करते हो, जिसके बारे में मैंने आपका सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे बात किया। पॉलीमर्स ऐड करोगे, पॉलीमर्स जनरली आपका वेरियस फंक्शंस करता है, जिसमें से एक सिंपल आपका रिपल्सन के लिए अगर बात करें तो पॉलीमर्स ऐड करने से क्या होगा, दे गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन टू द पार्टिकल सरफेस, पार्टिकल के सरफेस पर वो एड्जॉर्ब हो जाता है, लेयर बनाता है, विच प्रिवेंट द पार्टिकल सरफेस टू कम क्लोजर। अगर आपका एक आउटर लेयर ही बन गया तो वहाँ पे जो भी वैन डर वाल फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट भी करता है या किसी कारण से वो अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आउटर लेयर में पॉलीमर एक अलग ही मटेरियल का कोट बन चुका है। तो अगर अलग मटेरियल का कोट बन चुका है तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, दे विल नॉट कम क्लोजर, एंड इफ एनफ पॉलीमर एब्जॉर्ब्स द थिकनेस ऑफ द कोटिंग इज सफिशिएंट टू कीप पार्टिकल्स। ऐसे ही अगर आप बहुत सफिशिएंट अमाउंट में पॉलीमर देते हो तो एक थिक कोटिंग बनेगा, जिससे कि वो बिल्कुल भी अपने पास में नहीं आ पाएंगे। थोड़ा बहुत ऐड करोगे तो फ्लोकुलेट्स हो सकता है, अच्छा खासा क्वांटिटी में आप पॉलीमर ऐड करोगे, थिक लेयर बनेगा, तो पार्टिकल्स जो है द पार्टिकल्स विल रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो कि स्टेरिक रिपल्सन कहलाता है, बाय द स्टेरिक रिपल्सन दैट इज बिटवीन द पॉलीमर लेयर्स। पॉलीमर लेयर जो है वो एक स्टेरिक रिपल्सन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज पार्टिकल्स को एक दूसरे के नज़दीक नहीं आने देते। एंड एट दो सेपरेशन द वैन डर वाल फोर्स आर टू वीक। जैसे कि मैंने बताया, वैन डर वाल फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होता है, वीक फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, दैट इज वैन डर वाल फोर्स, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, सो दैट द पार्टिकल्स कैन नॉट एडहर विथ ईच अदर। सेकेंड जो कि मैंने बताया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और चार्ज स्टेबलाइजेशन। This is the effect on particle interaction due to the distribution of charge species in the system. Species आपके various charges वाले जो species आपके सॉल्यूशन में है या सॉल्वेंट में मौजूद है, उन पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सन फोर्स या जिस तरह का इंट्रैक्शंस होता है, रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होगा, जिससे कि वो जो है स्टेबलाइज रहेगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया बाई एक्सप्लेनिंग द जीटा पोटेंशियल एज वेल एज द रिपल्सिव फोर्स। सो एनीवेज यू कैन सी हियर द इमेजेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन में क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल, दोनों पार्टिकल के चारों तरफ इर्द गिर्द आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्जेस ही डेवलप होकर है। यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल दिया गया आपको, मैंने जीटा पोटेंशियल में डबल लेयर्स के बारे में बता दिया, जहाँ पर आपको क्या हो रहा है, सिमिलैरिटीज़ की वजह से, रिपल्सन फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन। वेराज स्टेरिक स्टेबलाइजेशन में आप देख सकते हो कैसे आपके कोटिंग्स हैं पॉलीमर्स के, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स में वैन डर वाल फोर्स वीक हो जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जा रहा है, जिससे वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। So with this, today's video is completed. Next will be on settling of particles. For more video, and go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.